वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। इस वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण के इतिहास या उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उपयोगिता विश्लेषण की दो अवधारणाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जैसा हम सभी जानते हैं। पहली गणनावाचक यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरी क्रमवाचक यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब अपन इन दोनों विचारधाराओं को एक एक करके थोड़ा बहुत समझते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि आखिर में इनका विकास और आगे प्रोग्रेस किस प्रकार से हुई। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में यदि हम देखें तो यह जो विचारधारा है या यह जो दृष्टिकोण है, एक्चुअल में परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे उनके विचारों की आलोचना के रूप में इसका विकास हुआ था। इस गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय ड्यूपिट, गॉसेन, वालरस, मेंजर, जेवंस इत्यादि को दिया जाता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में मार्शल और पीगू ने इस पर काफ़ी अध्ययन कार्य किया था। इसीलिए कई बार आप और हम लोग अक्सर इस गणनावाचक दृष्टिकोण को कि मार्शल दृष्टिकोण भी कहते हैं, क्योंकि इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये गणनावाचक दृष्टिकोण है क्या? गणनावाचक दृष्टिकोण ये मानता है कि जैसे हम दूसरी वस्तु है, जो भौतिक वस्तु है, कोई सी भी, जैसे मान लीजिए चेयर, टेबल, ऐसे, तो जिस प्रकार से हम उनको मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार उपयोगिता को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो गणनावाचक विचारधारा ये मानती है कि अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता का मापन भी संभव है। अर्थात गणनावाचक वाले अर्थशास्त्री यह मानते थे कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, और मापने का भी कैसे? गणनावाचक संख्याओं में, जैसे 1, 2, 3। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका मापन करेंगे कैसे? तो इसके लिए गणनावाचक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने का जो एक मापदंड यूज किया था, उसे हम यूटिल अथवा यूटिल्स कहते हैं। अब ये यूटिल्स क्या है? तो नॉर्मली यूटिल्स का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा दे सकता है, तो वो मुद्रा की जितनी इकाइयाँ होती है, वही एक्चुअल में क्या कहलाती है? उसकी यूटिल्स। तो ये हमारा गणनावाचक दृष्टिकोण था, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की या ये सीखा कि इनके अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसमें? यूटिल अथवा यूटिल्स में। क्योंकि गणनावाचक दृष्टिकोण काफ़ी प्रचलित भी रहा, लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा, लेकिन समय के साथ साथ हमें इसमें कुछ कमियां महसूस होने लगी। और गणनावाचक दृष्टिकोण की जो सबसे बड़ी आलोचना हुई, वो इसकी दो मान्यताओं को लेकर हुई थी, और ये दो मान्यताएं वास्तव में आधारहीन थी। पहली थी कि उपयोगिता मापनीय है, जैसा अभी अपन ने सीखा था कि गणनावाचक वाले अर्थशास्त्री ये मानते थे कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। और दूसरी, गणनावाचक दृष्टिकोण में ये माना जाता था कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी रहती है? स्थिर। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने का क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गणनावाचक वाले अर्थशास्त्री ये मानते थे कि एक अमीर व्यक्ति के लिए और एक गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी है? समान, यानी कि स्थिर। तो इसको सरल भाषा में कहे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस मान्यता के अनुसार अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति दोनों जो अपना धन व्यय करते हैं वो समान पैटर्न से करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी है? स्थिर। तो चूंकि ये दो मान्यताएं आधारहीन थी और उसकी काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुई, तो इनके समाधान के रूप में, एक विकल्प के रूप में, हमने क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया। क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम अध्ययन के लिए उदासीनता वक्रों का प्रयोग करते हैं, और क्रमवाचक दृष्टिकोण ये मानता है कि हम उपयोगिता का मापन नहीं कर सकते। यानी जो गणनावाचक वाले मानते थे कि हम उपयोगिता माप सकते हैं, जबकि क्रमवाचक वाले दृष्टिकोण में ये कहा गया कि उपयोगिता का मापन नहीं किया जा सकता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने बताया कि हम उपयोगिता का मापन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तुलना जरूर की जा सकती है। यानी मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि आपके सामने दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए एक पेप्सी है और एक कोका कोला है।
अब आप ये तो नहीं बता सकते कि आपको पेप्सी से कितनी उपयोगिता मिल रही है और कोका कोला से कितनी मिल रही है। हाँ, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप जब उन दोनों पदार्थों का यूज करोगे तो आप ये जरूर बता सकते हैं कि आपको पहली वस्तु दूसरी वस्तु से ज़्यादा अच्छी लगी, या समान अच्छी लगी, या कम अच्छी लगी। अर्थात हम जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिता की तुलना जरूर कर सकते हैं, और उसी तुलना के आधार पर अपन उनको क्या कर सकते हैं, अपनी जो पसंदगी का क्रम है यानी अपनी जो प्रेफरेंस है, उस प्रेफरेंस के ऑर्डर में उनको जमा सकते हैं। यानी मुझे जो चीज़ अच्छी लगी उसको मैं पहली रैंक दूंगा, और जो थोड़ी कम लगी उसको सेकंड रैंक दूंगा। ये कहलाता है प्राथमिकता क्रम, प्रेफरेंस ऑर्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक उपभोक्ता अपनी जो भी वस्तु है वो जो प्रयोग कर रहा है उनसे मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर वो उनको अलग अलग रैंक दे सकता है कि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी और ये थोड़ी कम अच्छी लगी। तो जो ज़्यादा अच्छी लगी उसको हम पहली रैंक देंगे, और जो कम अच्छी लगी उसको हम दूसरी रैंक देंगे। इसी प्रकार हम आगे से भी रैंक देते रहेंगे। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में हमने उपयोगिता को मापा नहीं, बल्कि उनकी तुलना करके उनके उपयोगिता के क्रम में हमने उनको अपनी पसंदगी के क्रम में जमाया है। इस क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम देखते हैं, तो जैसा अभी पूर्व में बताया, विश्लेषण के लिए हम अंतिमान वक्र का यानी कि उदासीनता वक्र का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपका उदासीनता वक्र है जिसको अपन इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंतिमान वक्र, तटस्थता वक्र, समसंतुष्टि वक्र, आईसी वक्र इत्यादि। तो चूंकि ये सभी इसके ही नाम है और अपन इसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है या उदासीनता वक्र की जो अवधारणा है उसका विकास कैसे हुआ। तो ये जो उदासीनता वक्र के बारे में सर्वप्रथम जो विचार दिए थे यानी कि क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में सर्वप्रथम 1881 में एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री ने अपने विचार दिए थे। बाद में कई अन्य अर्थशास्त्री जिनमें पेरेटो, स्लटस्की, इरविंग फिशर इत्यादि है, उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत सुधार और विकास भी किया। लेकिन हम देखते हैं कि उदासीनता वक्रों का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, साइंटिफिक तरीके से उनका जो विकास करने का श्रेय है वो दो अर्थशास्त्रियों को जाता है, प्रोफेसर हिग्स तथा एलन को। क्योंकि प्रोफेसर हिग्स और एलन ने 1934 में उनका जो एक जॉइंट आर्टिकल था, ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसमें उदासीनता वक्रों की बड़ी साइंटिफिक व्याख्या की थी। इसीलिए हालांकि इसका विचार सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था, लेकिन चूंकि हिग्स और एलन ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की थी, इसलिए हिग्स और एलन को इसके जनक या पिता कहा जाता है। तो यदि हमसे ये कहा जाए कि ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो निश्चित तौर पर एजवर्थ ने दिया है। लेकिन यदि इसके फादर की बात की जाए यानी इसके प्रतिपादक की बात की जाए, तो उदासीनता वक्र के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर हिग्स तथा एलन। बाद में प्रोफेसर हिग्स ने 1939 में अपनी बुक्स वैल्यू एंड कैपिटल तथा 1956 में अपनी बुक ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में भी उदासीनता वक्रों का काफी गहन अध्ययन किया। इस प्रकार उदासीनता वक्रों के विकास में हिग्स का योगदान काफी महत्वपूर्ण एवं अनुकरणीय है। तो ये वीडियो हमने उदासीनता वक्र यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण और गणनावाचक दृष्टिकोण की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को समझा है। थैंक यू।